how the judiciary has stepped in. When you hear the word feminist, what is your personal view on the? Within 2 days मैंने politics की पूरी NCERT को खत्म कर दी थी. All the best. Hey everyone, welcome to the very first episode of our podcast in which we talk about the world of law, life and in between. Today we have a special guest. We are talking about Sonalika Nigam. She is not only a 5th year law student but she is an amazing public speaker and a skilled debater. Honestly, she is a guide or mentor and a teacher for many of us. She achieved the things we are dreamed of. Seriously, it's incredible. Enjoy the episode. Sonalika ma'am, you are my senior and your public speaking classes is so important for me. जैसा आप हमें वहाँ क्लासेस देती थी, हमें सिखाती थी, हमें गाइड करती थी. आजकल लोगों को जब हम देखते हैं तो उनमें ये भावनाएं होती हैं कि वो कंपटीशन के द्वारा वो बहुत घबराए होते हैं और वो अपनी फीलिंग्स को नहीं, अपनी स्किल्स को नहीं बांट पाते लोगों से. मगर मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा फील करती हूँ कि आप बहुत ग्राउंडेड हो और आपने अपनी जितनी भी स्किल्स हैं वो लोगों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ बांटा है. तो आप इस पर क्या कहना चाहती हैं कि आपने वो कैसे ये इमोशंस कि आप लोगों के साथ बांटना चाहती हैं? देखो ऐसा है ना कोमल कि व्हेन यू टॉक अबाउट योर स्किल्स एंड योर टैलेंट्स, तो आई पर्सनली फील कि वो भगवान की कृपा है. जैसे कि आप मुझसे कह रहे हो कि आप बहुत अच्छा बोलते हो, यू आर अ गुड ओरेटर, तो आई विल से कि वो माता सरस्वती की कृपा है जो मुझ पर करी गई है. ठीक है, अब रही बात लोगों से बांटने की, तो व्हाट आई पर्सनली फील इज इफ़ यू हैव समथिंग यू शुड नर्चर अदर्स ऑल्सो विद दैट. ओके, हम बचपन में पढ़ते थे शेयरिंग इज केयरिंग, ऑलराइट. तो उसी तरीके से इट इज़ ऑल्सो इन द सिमिलर मैनर एंड आई फील दैट शेयरिंग इज ग्रोइंग ऑल्सो. और मैं अगर किसी के साथ बांट रही हूँ तो मेरे बांटने का मकसद ये है कि अगर मैं किसी चीज़ में निपुण हूँ या निपुणता हासिल करने की कोशिश कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं जो दूसरे लोग हैं वो भी मुझसे सीख पाएँ. Because see, the world is a stage and every person is an actor. So everybody comes to play their respective roles. तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं उसमें उनको सक्षम बनाने में, उन्हें सक्सेसफुल बनाने में अपना थोड़ा सा अगर कंट्रीब्यूशन दे पाऊँ तो उसमें बुराई क्या है? आपके पास अगर कोई चीज़ है तो दैट डजंट मीन इट इज़ ओनली लिमिटेड टू योरसेल्फ. फिर आप सेल्फिश हो जाओगे, दैट इज़ योर ग्रीडीनेस, राइट. बट अगर आप उस चीज़ को शेयर कर रहे हो तो सिर्फ ऐसा नहीं कि आप अकेले ग्रो कर रहे हो, आप अपने साथ 2-4 लोगों को और ग्रो करवा रहे हो, जिसका अल्टीमेट गोल क्या होना है कि पूरी सोसाइटी हमारी विकसित होगी. धीरे धीरे करके हम एक ऐसी सोसाइटी की तरफ जाएंगे विच इज़ नॉट ओनली कॉन्शियस टुवर्ड्स देयर गोल्स बट विच इज़ ऑल्सो कॉन्शियस टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द पब्लिक एंड टुवर्ड्स द नेशन एट लार्ज. तो मेरा जो मकसद था आप लोगों की पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस लेने का वो सिर्फ ये था कि अगर मुझ में वो टैलेंट है एंड आप लोग मुझसे सीख सकते हो तो क्यों ना सीखो. अगर मैं बोल सकती हूँ तो मुझे लगता है आप लोग भी बोल सकते हो. और आप क्या, एनीबडी एल्स कैन आल्सो कम ऑन द स्टेज एंड स्पीक. स्टेज पे बोलना कोई बड़ी बात नहीं है. वो अंदर से हमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि यार मेरे पास कॉन्टेंट है, आई हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, आई हैव द फेशियल एक्सप्रेशंस एंड इम्पॉर्टेंटली आई हैव द कॉन्फिडेंस कि 10 लोगों के सामने मैं खड़े होकर यहाँ बोल पा रही हूँ. और हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट होता है, ऐसा नहीं है. ये ओरेटरी स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग का तो एक टैलेंट हो गया ना, ऐसे हर किसी के अपने अपने टैलेंट्स होते हैं. नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ डू यू हार्नेस इट एंड हाउ डू यू हार्नेस इट फॉर द पब्लिक एट लार्ज. आप लोग की जब मैंने क्लासेस ली वो बहुत बेसिक से आइडिया से स्टार्ट हुआ था कि मेरी रूममेट ने बोला वन फाइन डे कि दीदी आप बहुत अच्छा बोलते हो, हमें भी अपने करियर में गाइडेंस मिलेगा तो आप सिखाओ कुछ ट्रेनिंग वगैरह. तो दैट फर्स्ट आई थॉट ठीक है इट्स फाइन, मैं रूम पे 1-1 घंटे की इन दोनों की क्लासेस लूँगी. लेकिन सडनली उसी दिन दोपहर में पढ़ते पढ़ते मुझे ख्याल है कि क्यों ना लेट्स एक्सपैंड इट और भी लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा दिया जाए. तो फिर आई कॉन्टैक्टेड द वंस जो मुझसे कभी ना कभी कहा करते थे कि दीदी आपसे सीखना है, हमें आपसे सीखना है. तो उसमें तुम लोग शामिल हुए, धीरे धीरे करके और बच्चे जुड़ते गए हमारे साथ. तो कैसे एक कम्युनिटी बन गई थी हमारी विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. वी हैड दिस स्मॉल कम्युनिटी जो हमारे पास आ रही है. हम MBA बिल्डिंग के नीचे हमारी क्लासेस ले रहे हैं 5 to 6 या 5:30 to 6:30, 7 वॉट एवर द टाइम माइट बी. तो उसका मैं अगर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे सिर्फ ये था कि यार मैं जिनको सिखा रही हूँ वो सीखें. बिकॉज अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आप जिस सोसाइटी में रहते हो वो सोसाइटी चाहती है कि आप बोलो. तो स्पीकिंग इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ फंक्शनल सोसाइटी, राइट. तो बोलना तो है, आज नहीं तो कल बोलना है. आप किसी भी फील्ड के रिस्पेक्ट, हमारे पास सिर्फ लॉ के बच्चे नहीं थे. I had students from CAC also, from other backgrounds and fields also.
तो कभी ना कभी तो सबको अपनी फील्ड एक्सपांड करनी ही है, एंड फॉर दैट यू नीड पब्लिक स्पीकिंग, वो आपको आनी चाहिए. इट शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी वेयर एवर यू गो, वट एवर यू डू इन योर लाइफ. तो मैंने अपना 100% इसीलिए दिया था कि मैं आप लोगों को सिखा पाऊँ, एंड आई पर्सनली फील कि आप लोगों ने उसको बहुत पॉजिटिवली अडाप्ट किया है. जो चेंजेस मैंने बताए वो चेंजेस शायद आप लोग खुद अपने आप में देख सकते हो. व्हाट डू यू फील? आपको लगा है अपने आप में चेंज? मेरे अंदर ये चेंजेस है कि मैं आज आपके सामने बैठ के ये शूट कर पा रही हूँ, ये पॉडकास्ट शूट कर पा रही हूँ. इससे ज़्यादा चेंजेस क्या होगा. लेकिन मेरा ये भी एक सवाल है कि जैसे आप मेरे लाइफ में हो, हाँ तो जी. आपने मेरे अंदर चेंजेस लिए, लेकिन बहुत से बच्चे वैसे होते हैं जिनके पास लोग नहीं होते हैं सिखाने को, हाँ जी. गाइड करने को, या बच्चे ऐसे भी होते हैं कि क्लास में क्वेश्चंस भी नहीं कर पाते टीचर से, क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस Fear होता है कि लोग जज कर लेंगे. लोग जज करेंगे. तो उनके लिए आप कुछ बता सकती हैं, वो बच्चे जो आज ये वीडियोस देखेंगे, उनके लिए, कि उनके पास कोई गाइडेंस करने के लिए नहीं है, कि वो कैसे खुद को इतना कॉन्फिडेंस बनाए कि वो क्लास में क्वेश्चंस कर सके या पब्लिक स्पीकिंग कर सके. देखिए ऐसा है ना, रही बात गाइडेंस की, तो मैं बोलूँगी कि आप खुद के मेंटर बन सकते हो. आप खुद ही खुद को सिखा सकते हो. कुछ नहीं करना है, कांच के सामने खड़े होकर 2 मिनट बोलो. स्टार्ट विद द बेसिक्स, अपने बारे में 2 मिनट बोलो, ठीक है, एंड देन यू स्टार्ट मूविंग ऑन टू डिफरेंट टॉपिक्स एज वेल. ठीक है, तो आप जब कांच में खुद को खड़े होकर फेस करोगे ना, यू विल हैव दैट आई कॉन्टैक्ट, एंड व्हेन यू विल हैव दैट आई कॉन्टैक्ट यू विल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग योरसेल्फ. आपको कॉन्फिडेंस आएगा धीरे धीरे करके. तो वहाँ से आप करो, एंड आफ्टर दैट यू कैन अप्रोच सम गुड फैकल्टी ऑफ योर्स और सम गुड सीनियर ऑफ योर्स, जो आपको धीरे धीरे नर्चर करे, मोटिवेट करे, ट्रेन करे. बट हाँ, अल्टीमेटली कोई भी कितना भी ट्रेन कर ले, मेहनत आपकी खुद की रहती है. ठीक है, अब मैं किसी को कितना भी सिखा लूँ पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए, स्टेज पे मंच पे भाषण देने के लिए, बोलने के लिए, अगर सामने वाला मेहनत ही नहीं कर रहा है, सीखना ही नहीं चाह रहा है, तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा. तो एफर्ट स्टार्ट फ्रॉम यू एज एन इंडिविजुअल पर्सन. अब जिन लोगों को क्वेश्चंस क्लास में पूछने में हेजिटेशन होता है, उनके लिए तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि देखिए, दुनिया कुछ भी सोचे, आपके मन में अगर सवाल है तो आप पूछिए. आज जो लोग आप पे हंस रहे हैं या फिर जो लोग आपको जज कर रहे हैं कि यार इसने तो क्या ही क्वेश्चन पूछ लिया, कल को वो आपको याद भी नहीं रखेंगे, है ना. हम कॉलेज आ रहे हैं पढ़ने के लिए, अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए, और यही टाइम है वेर इन यू कैन जस्ट पुट योर हैंड अप एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस टू योर फैकल्टीज हु विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू इन मोस्ट ऑफ द केसेस, राइट. तो यूटिलाइज दैट. ये चीज़ मैंने स्कूल में भी बहुत बार देखी. बच्चों में ना ये चीज़ होती है कोमल, कि उन्हें नर्वसनेस होती है कि यार मैम क्या सोचेंगी या सर क्या सोचेंगे, या फिर मेरे फ्रेंड्स मजाक उड़ाएंगे मेरा, हंसने लगेंगे, जज करेंगे. हाउ डज इट मैटर एट द एंड ऑफ द डे? आप ये सब सोचने आए हो कॉलेज स्कूल में, या फिर अपने आप को क्लियर करना आए हो, पढ़ने आए हो? अगर आपका एम ही अपने आप को पढ़ाना है, अपने आप को डेवलप करना है, तो फिर ये चीज़ें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. एंड दिस ऑल्सो अप्लाइज इन द लाइफ टाइम ऑल्सो, इन द लॉन्ग रन आई से. बिकॉज हम हमेशा इस डर में रहते हैं कि सोसाइटी क्या कहेगी, लोग जज करेंगे. कॉलेज के बाहर भी आप अगर जाओ और आपको मैं बोलूँ कि यार XYZ जाके चीज़ बोल दे, पब्लिक अनाउंसमेंट कर दो, नर्वस हो जाते हैं लोग. अगर आपको करना है तो फिर आपको करना है. पीपल शुडंट मैटर दिस मच इन योर लाइफ, वो बात है. तो बच्चों को तो मैं सिर्फ यही एडवाइस दूंगी कि अपना फियर ओवरकम करें, क्योंकि पहली बात तो मेरे हिसाब से वो फियर है ही नहीं. फियर इसलिए नहीं क्योंकि वो एक इनबिल्ट हमारी साइकोलॉजिकल प्रोसेस होती है. हम खुद सोचने लगते हैं कि नहीं यार लोग क्या कहेंगे, दिस इज अ मेंटालिटी. तो वी शुड नॉट गिव इट द शेप ऑफ फियर, आई विल से, राइट. वो बात है. अब जैसे अभी आपने पॉइंट आउट किया एम के बारे में, हाँ जी. तो सपने बच्चे शुरू से देखते आ रहे हैं कि किसी का बचपन से ही सपना होता है कि नहीं हम तो डॉक्टर बनेंगे, नहीं हमको तो इंजीनियर बनना है, या कई बच्चे होते हैं जिन पे पेरेंट्स शुरू से बोलते हैं हाँ. नहीं तुम ये हो कि यही बनो क्योंकि ये हमारा सपना है. हाँ जी. या बच्चों का खुद का सपना हो. तो आपने कब सोचा कि आपको लॉ में ही आना है? आपने कब आपका ये सपना बना, या आपने कैसे सोचा कि आपको लॉ में आना है? और बच्चों को क्यों लॉ चूज़ करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि अभी की जो यूथ है या अभी की जो स्टूडेंट्स है उनको क्यों लॉ चूज़ करना चाहिए? देखिए आपके 2 क्वेश्चंस, आई विल हाँ. आंसर पॉइंट वाइज, वन बाय वन टू बोथ द क्वेश्चंस. पहले आपने पूछा कि मैंने कब डिसाइड किया कि मुझे लॉ फील्ड में आना है एंड मुझे लॉ क्यों लेना था. तो द टाइम डेट्स बैक टू द टाइम व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड. वो समय था जब मैंने पहली बार NCERT की पॉलिटिक्स की बुक अपने हाथ में उठाई थी, जिसके ब्लू कलर एंड ग्रे कलर के पेजेस हुआ करते थे, एंड आई स्टार्टेड रीडिंग इट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पेज. तो वहाँ से पढ़ते पढ़ते कब मैं फॉरवर्ड से उसकी बिब्लियोग्राफी रेफरेंसेस वाले लास्ट पेज पे आ गई, मुझे नहीं पता चला था. वो समय था हमारी समर वेकेशंस का. तो विद इन 2 days मैंने पॉलिटिक्स की पूरी NCERT बुक ख़त्म कर दी थी, क्लासेस स्टार्ट होने के पहले से ही.
अब कहने का मतलब ये है कि वो समय था जब मैंने उस टाइम समर वेकेशंस में डिसाइड कर लिया था कि मुझे अगर अपने करियर में कुछ करना है 12वीं के बाद तो वो है लॉ एज अ फील्ड चूज़ करना है। वहाँ से मैंने डिसाइड किया था। क्यों करा था? बिकॉज कहीं ना कहीं लॉ हैज़ ऑलरेडी फैसिनेटेड मी सिंस आई वॉज अ किड, बचपन से ही। 8th में उस चीज़ से अच्छा खासा इंटरफेस हुआ। खैर 2 दिन तो मैंने सिर्फ एक क्लीन रीडिंग मारी थी। फिर जब क्लासेस स्टार्ट हुई, टीचर्स ने पढ़ाना शुरू करा, एंड आई मस्ट क्रेडिट माय पॉलिटिकल साइंस टीचर जिन्होंने बहुत अच्छे से एक एक कंसेप्ट ब्रश आउट करा था। कि आज भी आप फेडरलिज्म की डेफिनेशन पूछोगे मुझसे तो मुझे वो क्लास 8 की फेडरलिज्म की डेफिनेशन भी याद है, और जो फर्स्ट सेकेंड ईयर में यहाँ पे पढ़ी थी वो भी याद है। तो कहीं ना कहीं आई विल से कि वो 8वीं कक्षा का सपना था कि अगर कुछ करना है तो लॉ करना है आगे जाके। बाकी कोई और मेरे ऑप्शन में था ही नहीं। धीरे धीरे करके आई वॉज मोर डाइविंग इन टू द फील्ड ऑफ लॉ। आई केम टू नो कि यार इट्स वेरी डाइवर्स। इट वॉज इन 10th स्टैंडर्ड जब मैंने अपना पहला जजमेंट पढ़ा था। अब जजमेंट पढ़ा एज एन नॉट पूरा 1000 पेज वाला जजमेंट पढ़ा, बट हाँ आई गेव इट अ रीड। मुझे पता चला कि बेंच क्या होता है, कोरम क्या होता है, जजमेंट डिलीवर्ड बाय क्या होता है, प्लेंटिफ रिस्पॉन्डेंट क्या होता है, वो मुझे 10th में पता चला क्योंकि आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड। तो द फर्स्ट जजमेंट दैट आई वेंट थ्रू वॉज ऑब्वियसली केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, बिकॉज वही आप बार बार सुनते रहते हो, पढ़ते रहते हो। दूसरा फैक्टर जो मेरे इसमें था वो थे न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज़ जो हम टीवी पे देखते हैं। अब मेरी आदत है ना, मुझे घर पे पापा के साथ दादू के साथ बैठ के न्यूज़ सुनना बड़ा पसंद है। वो मेरा लीजर टाइम होता है कि सब साथ में बैठ के न्यूज़ देख रहे हैं, कर रहे हैं। अब जब आप न्यूज़ सुनते देखते पढ़ते हो ना तो उसमें कहीं ना कहीं ऑब्वियसली लीगल अथॉरिटीज़ का रेफरेंस आता है, सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस आता है। तो आप में ना क्यूरियोसिटी जागती है कि यार मुझे जानना है व्हाट डज दिस मीन, कि इसका क्या फंक्शन होता है, इसको किसने इस्टेब्लिश करा, हु इज़ हेडिंग दिस, हु इज़ हेडिंग दैट, ये वो XYZ करके चीज़ें बहुत सारी मुझे न्यूज़पेपर्स और टीवी से पता चलने लगी। तो आई एम एन एविड रीडर ऑफ न्यूज़पेपर्स ऑल्सो। हमारे घर पे 3 न्यूज़पेपर्स आते हैं कुल, 1 इंग्लिश का, 2 हिंदी के। एंड आई मेक इट एज माई गोल कि अगर मैं घर पे हूँ तो मैं तीनों न्यूज़पेपर्स पढूँ, तीनों न्यूज़पेपर्स पढूँ। आई लाइक रीडिंग न्यूज़पेपर्स मोर देन आई लाइक रीडिंग टेक्स्ट बुक्स और नॉवेल्स। वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है बिकॉज वो आपको अप टू डेट भी रखेगा, साथ ही साथ आपकी इंग्लिश या हिंदी इन विच एवर लैंग्वेज यू आर रीडिंग इट वो भी आपकी इम्प्रूव करेगा। सी द वे अ न्यूज़पेपर आर्टिकल इज रिटन, इट डिपेक्ट्स हाउ यू शुड प्रेजेंट योरसेल्फ ऑन अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। किस तरीके की शब्दावली हमें यूज़ करनी है, कौन सी वोकैबलरी यूज़ करनी है, ग्रामर हमारी सुधरेगी उससे। देखो लोग ना इंग्लिश कमेंट्री और इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स को काफ़ी क्रेडिट देते हैं टू प्रोसेस एंड टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, एंड सेम गोज फॉर हिंदी ऑल्सो। बट आई पर्सनली फील कि अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ के उसको बिना देखिए फिर समराइज कर रहे हो ना तो आपकी मेमोराइजिंग पावर भी बढ़ेगी, आपका लैंग्वेज पे कमांड भी बढ़ेगा। तो ऐसे ही नहीं बोलते बड़े बड़े लोग कि गो थ्रू द न्यूज़पेपर्स, उसका रीज़न है। तो मैंने ना अपनी आदत बना ली थी 8th क्लास से कि 3 न्यूज़पेपर्स आ रहे हैं घर में, मुझे तीनों के 24 घंटे में पढ़ने हैं क्योंकि अगले दिन सुबह नेक्स्ट 3 आ जाएंगे। और भली न्यूज़ सेम रहेगी बट पढ़ना है, क्योंकि तीनों में ना स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग इन द लैंग्वेज, इन दी वर्ड्स, हाउ दे राइट, हाउ डू दे डील विद दैट। और फिर करंट अफेयर्स आपको स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग हो रहा है ना अगर कोमल, तो हमेशा किसी भी डिस्कशन में, नॉट ओनली इन अ डिबेट और इन अ कॉम्पिटिशन काइंड ऑफ थिंग, बट इन एनी डिस्कशन अगर आपका करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग है तो आपके पास एक हमेशा अपर हैंड रहना है। यू विल ऑलवेज फील एडवांटेजेस, यार मैं तो इसमें कहीं से भी ये चीज़ डाल सकती हूँ, ठीक है, ये चीज़ यहाँ इंसर्ट हो सकती है, रिसेंटली ये हुआ है, तो वो पर्सनल ग्रोथ के लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट वॉज द टाइम जब मैंने सोचा कि नहीं मुझे लॉ ही करना है, ठीक है। एंड धीरे धीरे घर वालों से बोला, पापा से बोला, तो ऑब्वियसली ही वॉज ऑलरेडी अग्रीइंग टू दैट, उन्होंने कभी मना नहीं करा उस चीज़ के लिए। 10th के बाद जब सब्जेक्ट सिलेक्शन की बारी आई वॉज ऑल सेट टू टेक आर्ट्स। हमारे स्कूल में आर्ट्स नहीं था, वी ओनली हैड कॉमर्स एंड साइंस विद फिजिकल एजुकेशन एज द ऑप्शनल सब्जेक्ट जो 5th हमें CBSE में लेना होता है। आई वॉज ऑल सेट कि नहीं अब तो 10वीं हो गई है, अब जाना है आर्ट्स में, फटाफट 12वीं ख़त्म करेंगे, 12th की हिस्ट्री पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे और फिर लॉ में एडमिशन लेंगे 12वीं के बाद। बट देन मेरे घर पे पापा और बुआ को था कि नहीं 12th तक तो साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए, यू नो ऑब्वियसली एवरी पेरेंट फील्स कि नहीं साइंस की तरफ होना चाहिए। तो उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश करी, आई रेजिस्टेड एज एन, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करी कि नहीं मुझे नहीं लेना है। बट देन अल्टीमेटली ठीक है, मैं समझ ही होंगी कि वो क्यों कहना चाह रहे थे, क्या था 12वीं तक साइंस होना चाहिए टू बी एट द सेफर साइड। आई अंडरस्टूड देयर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। फिर मैंने लिया PCM। ओके, बायो नहीं होना था, ऐसा नहीं कि बायो नहीं होता, बट इंटरेस्ट नहीं था बायो में। आई ऑप्टेड फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। 5th ऑप्शनल में मैंने लिया इकोनॉमिक्स।
और वो अगेन फिर पापा का कंट्रीब्यूशन है उस चीज़ में कि इकोनॉमिक्स होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन की जगह। फिजिकल एजुकेशन ने तो वैसे भी मुझे फैसिनेट नहीं करा था। आई एम नॉट अ स्पोर्ट्स पर्सन। मैं तो बहुत लड़की हूँ जो स्कूल में स्पोर्ट्स के पीरियड में भी अपना होमवर्क कंप्लीट कर रही होती थी बास्केटबॉल ग्राउंड पे बैठ के। तो इकोनॉमिक्स लिया मैंने। अब इकोनॉमिक्स लिया तो अब ये जो कॉम्बिनेशन वाला ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स प्लस इकोनॉमिक्स, ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन था। हमारे डिस्ट्रिक्ट धार में, द प्लेस फ्रॉम वेयर आई कम, वहाँ पे ये कॉम्बिनेशन इसीलिए लिया ही नहीं था पहले, जबकि इट इज़ अ वैलिड कॉम्बिनेशन एज पर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई के हिसाब से इट्स वैलिड। कभी किसी ने लिया ही नहीं था। इंदौर में भी किसी ने नहीं, लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है। बट मुझे ट्राई करना था और पापा को था कि नहीं कर सकते हैं, कोई वैलिड है, कुछ गलत नहीं है तो फिर क्या प्रॉब्लम है। फिर हम स्कूल में गए तो मेरी प्रिंसिपल वॉज वेरी एडमेंट, नहीं सर उसको बोर्ड्स नहीं देने दिया जाएगा, कुछ अगर होता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप एफिडेविट साइन करके दीजिए, हम एज अ स्कूल विल नॉट टेक द ड्यूटी, आप बोलिए आपको कैसा लगता है। तो फिर माई डैड सेड ओके आई विल टेक दैट ड्यूटी, बट मैं तो चाहता हूँ कि इकोनॉमिक्स पढ़े। तो फिर इकोनॉमिक्स वॉज वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स, मुझे पहले से इंटरेस्ट था इकोनॉमिक्स में। मुझे कि नहीं पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना है। तो एफिडेविट वगैरह साइन हुआ, उन्होंने अलॉट तो कर दिया, बट मेरी क्लासेस एडजस्ट नहीं करी उन्होंने इकोनॉमिक्स की। अब कॉमर्स वालों की तो इकोनॉमिक्स की क्लासेस लगती थी, बट जब उनकी इकोनॉमिक्स की क्लास हो रही होती थी तब मेरा इंग्लिश का लेक्चर होता था 12th में। 11th में शायद किसी और सब्जेक्ट का होता था, बट वो हमेशा क्लैश होता था। तो मैं कभी छोड़ नहीं सकती थी कि इधर छोड़ के उधर चले जाओ, कभी कभी छोड़ा, बट नॉट एवरी टाइम। तो मेरी क्लासेस एडजस्ट नहीं होती थी। तब आप पूछोगे कि फिर मैंने इकोनॉमिक्स कैसे कवर करा। तो जो हमारे मैम थे जो इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे कॉमर्स में, वो या तो स्टाफ रूम में मेरे क्लासेस ले रहे होते थे एक्स्ट्रा आफ्टर द टाइम, या फिर हम कॉरिडोर में पढ़ रहे होते थे, या फिर असेंबली हॉल में बैठ के हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। और उन सबसे भी ज़्यादा मुझे पापा ने इकोनॉमिक्स पढ़ाया घर पर। पापा ने पढ़ाया और बाकी फिर खुद से सेल्फ न्यूमेरिकल्स वगैरह करना, जीडीपी इनकम निकालना, ये करना वो करना। मतलब वो भी एक अलग मज़ा था इकोनॉमिक्स पढ़ने का भी, कि मैथ्स तो इसमें भी है, पर बहुत इंटरेस्टिंगली खुशी से मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा। मुझे कभी रिग्रेट नहीं हुआ इस चीज़ का कि यार मैंने इकोनॉमिक्स लेके गलती कर दी। भले ही मेरी क्लासेस एडजस्ट नहीं हो रही हैं, लोग पता है मुझे लिटरली स्कूल में जो मेरे क्लास वाले थे मुझे ऐसे देखते थे, यार क्या कॉम्बिनेशन लिया तूने, अच्छा खासा जो सेट चलता आ रहा था ट्रेंड वो लिया। बट नहीं, मुझे था कि, और इवन मुझसे ज़्यादा पापा को था कि कुछ अलग करना है, तो फिर इसलिए वो चीज़ हुई अल्टीमेटली। अब जब स्कोर्स की बारी आती थी, स्कोर हमेशा मेरे इकोनॉमिक्स में अच्छा होता था, तो हमारी प्रिंसिपल शॉक हो जाती थी कि यार ये तो क्लासेस ही नहीं ले रही है। बट शी वॉज हैप्पी समवेयर डीप डाउन कि कुछ अलग स्टार्ट हुआ है। 12th का जब हमारा इकोनॉमिक्स का रिजल्ट आया, आई स्कोर्ड 95 आउट ऑफ 100 इन इकोनॉमिक्स। तो ठीक है, आई विल क्रेडिट माई डैड फॉर दिस, आई विल क्रेडिट माई सेल्फ ऑल्सो फॉर द एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एंड माई मैम ऑल्सो जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ाया एक्स्ट्रा टाइम दे के। फिर तो 12th के बाद कोई ऑप्शन नहीं था, आई वॉज ऑल सेट कि अब लॉ लेना है, तो लॉ लिया। एंड आई एम सो हैप्पी कि आज मैं फर्स्ट ईयर ख़त्म करते करते सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर में अपना ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है मैंने। इट हैज़ बीन अ नाइस जर्नी सिंस एट स्टैंडर्ड, थिंग दैट यू मैनिफेस्टेड एज अ किड बैक देन। आप एक बच्चे थे, 14-15 साल के रहे होंगे उस टाइम पे, तब सोचा, तब तो पता भी नहीं था कि लॉ क्या होता है, उसकी डेफिनेशन भी नहीं पता थी, नहीं पता था रॉस्को पाउंड ने कैसे डिफाइन करा है, जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, लेकिन फिर भी पढ़े, मज़ा आया। ठीक है, इट हैज़ बीन अ जर्नी सिंस 14-15 ईयर्स, टुडे आई एम 23। तो ये जो 9 साल का सफ़र रहा है वो लॉ के आसपास रिवॉल्व कर रहा है, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। तो ये आपके पहले सवाल का जवाब था मैडम। अब आपका दूसरा सवाल पूछिए आप। ये अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि आजकल के बच्चे जो फ्लैट भी सोचते हैं कि NLUs को प्रेफर करने के लिए वो फ्लैट की प्रिपरेशंस करें, और भी बच्चे हैं जो लॉ चूज़ करना चाहते हैं या उनका इंटरेस्ट होता है कि वो लॉ चूज़ करें, तो वो क्यों चूज़ करें? आपका क्या ओपिनियन है उसके ऊपर कि लोगों को आज के टाइम पे लॉ क्यों चूज़ करना चाहिए? देखो, आई विल से इट डजंट मैटर व्हाट माय ओपिनियन इज कि व्हाई शुड पीपल ऑप्ट लॉ, बिकॉज इट इज़ योर पर्सनल चॉइस। जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन के आंसर में जवाब दिया कि वो मेरा चॉइस था, इट वॉज माई मैनिफेस्टेशन, इट वॉज माई ड्रीम, इट वॉज माई एम एंड माई इंटरेस्ट टू परस्यू लॉ। अब इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि उन्हें क्या करना है करियर में। तो इफ आई यू नो मैंडेटरीली से कि उन्हें लॉ चूज क्यों करना चाहिए, इट इज़ एन ऑब्लिगेशन अपॉन द सोसाइटी विच आई डोंट वांट टू क्रिएट एज सच। अब वो आपकी पर्सनल चॉइस है ना, हो सकता है किसी को लॉ से ज़्यादा इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, किसी को मेडिकल में जाना है, किसी को CA करना है, तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। वी आर नोबडी टू पुट अ फाउंडेशन ऑन दैट कि व्हाई शुड यू चूज लॉ। हाँ, पर मैं बोलना चाहूँगी जो लोग सच में लॉ करना चाहते हैं उनको अब सीरियसनेस समझना पड़ेगी
बिकॉज नाउ द टाइम हैज़ चेंज. कॉम्पिटिशन की भी बात अगर हम हटा दें तो चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं. We say that law is a living subject. It's a very dynamic subject. It's not stagnant as such. ठीक है. साथ ही साथ हम बोलते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. व्हाट आई मीन बाय द टर्म व्हेन आई से लिविंग डॉक्यूमेंट? लिविंग डॉक्यूमेंट एज इन कि इट्स नॉट स्टेगनेंट. इट कीप्स ऑन इवॉल्विंग विद चेंजिंग टाइम्स. फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट गिव यू अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल, एंड शायद मुझे लगता है तुम्हें ये चीज़ पहले से पता भी होगी कि अगर हम हमारे 1950 के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे ना और आज के 2025 के कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, देयर इज अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस इन हाउ एवरी सिंगल आर्टिकल हैज बीन इंटरप्रेटेड विद चेंजिंग टाइम्स, हाउ द जुडिशरी हैज स्टेप्ड इन टू इंटरप्रेट इन डिफरेंट सिनेरियोज, इन डिफरेंट केसेस. हर एक आर्टिकल का आपने कितना वाइड इंटरप्रिटेशन दिया है. हम 1950 में कहाँ थे और आज कहाँ हैं. सो दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोग्रेस which we as the citizens, which we as the society has also made, and also which the judiciary has helped us to overcome that. ठीक है. सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है हमारे फंडामेंटल राइट्स. हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो कोमल कहीं ना कहीं इस चीज़ को बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाते हैं कि जो भारत का संविधान है वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंटेड नहीं है. इट इज़ ऑल्सो अ लिविंग थिंग विच हैज़ इवॉल्व विद टाइम एंड अगेन. आई गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 19 विच इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन ट्राइंगल. राइट, ये हम पढ़ चुके हैं. अब ये जो 3 आर्टिकल्स है ना, अब कोई भी केस लॉ उठा लो, एनी केस लॉ रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, वो चीज़ ये 3 आर्टिकल्स आने ही आने हैं. आपका आर्टिकल 14 बोलता है राइट टू इक्वालिटी. अब राइट टू इक्वालिटी कहने के लिए सिर्फ एक लाइन का है, पर उसके कितने इंटरप्रिटेशंस हुए हैं. आपने उसमें रिजर्वेशन लाया है, आपने उसमें क्या कुछ नहीं लाया. आर्टिकल 21 कितनी बार इंटरप्रेट हो चुका है, कितनी बार इंटरप्रेट हो चुका है. राइट फ्रॉम द केस ऑफ A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास इन 1950 और 51, टू द केशवानंद भारती केस, टू मिनेर्वा मिल्स केस, टू पुट्टास्वामी जजमेंट. हर चीज़ में आपने आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट करा है. इंदिरा साहनी जजमेंट में आपने आर्टिकल 14 और 21 को इंटरप्रेट करते हुए क्या बोला है हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि जो रिजर्वेशन की सीलिंग लिमिट है इट इज़ ओनली टिल 50%, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. राइट टू प्राइवेसी की जब आपने बात करी 2017 में जस्टिस पुट्टास्वामी वाले जजमेंट में, तब भी हमने ये बोला कि राइट टू प्राइवेसी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, अ ग्रेजुअल शिफ्ट. देन वी गॉट द गिफ्ट ऑफ आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन, जो कहता है कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है. Now this is in consonance, this is in line with international covenants also, conventions also. अगर हम बात करें हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, जो हमें 2030 तक अटेन करना है, वो भी कहीं ना कहीं ये चीज़ कहते हैं कि हमें एजुकेशन को प्रायोरिटी बेसिस देना है एंड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना है. अब आपको एक केस पता होगा, अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 सुप्रीम कोर्ट. दिस वॉज अ केस विच हैड एंटायरली चेंज द ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब इस केस में क्या था, द डिबेट वॉज रिवॉल्विंग अराउंड यूथेनेशिया. The lady, that is Aruna Shanbag, she was raped in a hospital in Mumbai, if I'm not wrong, and she was in a very bad, she was in a vegetative state for years and years. कोमा में थी वो. She was on the deathbed, but कोमा में थी, मरी नहीं थी वो. तो अब पिटिशंस गई कि ये तो अपनी ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है कि शी इज़ इन अ वेजिटेटिव स्टेट, वो समझ ही नहीं पा रही हैं, कुछ खा पी नहीं पा रही हैं, तो क्यों ना हम उन्हें यूथनेशिया देते हैं. यूथनेशिया मतलब होता है इच्छा मृत्यु, जिसको हम हिंदी में आम भाषा में बोलते हैं, दैट इज़ इच्छा मृत्यु. तो क्यों उन्हें और ज़्यादा सफ़र करवाना है. शायद 30 साल तक तो वो डेथ बेड पे ऐसे ही कोमा में थी, एंड हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में वो नर्स थी वही हॉस्पिटल उन्हें ध्यान रखना था. तो जो वहाँ के डीन थे उन्होंने भी ये चीज़ बोली कि वी शुड ऑप्ट फॉर यूथनेशिया. अभी यूथनेशिया इज़ ऑफ 2 टाइप्स, एक्टिव यूथनेशिया एंड पैसिव यूथनेशिया. तो सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी टाइम तक इस चीज़ पर कंटेंशन सुने, बहुत सारे लोगों के बयान सुने, अलग अलग चीज़ें रेफ़र करी, ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव्स रेफ़र करे, एंड अल्टीमेटली द सुप्रीम कोर्ट केम टू द जजमेंट इन दिस केस दैट यूथनेशिया हमने दिया. हमने अरुणा शानबाग को यूथनेशिया दिया ये कहते हुए कि राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 इज ऑल्सो इंक्लूसिव ऑफ राइट टू डाई विथ डिग्निटी. Now this is a very big terminology if I am saying this. हर किसी को इसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग होता है, but the way the Honorable Supreme Court interpreted it in this particular case is really commendable, because कहीं ना कहीं आपकी ह्यूमन राइट्स जहाँ अफेक्ट हो रहे हैं वहाँ आपका राइट टू लाइफ डेफिनेटली अफेक्ट होना ही होना है. Now it depends on the situations and the cases. This was just a very small example जहाँ पे मैं आपको बहुत ही क्रिस्प में यूथनेशिया और राइट टू प्राइवेसी वाले 2 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स बताए. वी हैव अ प्लेथोरा ऑफ जजमेंट्स रिवॉल्विंग अराउंड दिस गोल्डन ट्राइंगल. सबरीमाला जजमेंट हो गया हमारा,
ठीक है, फिर हमारे और भी जितने भी केसेस आए हैं, रजनीश वर्सेस नेहा हो गए, शायरा बानो हो गया, जितने भी हैं, सबका कहीं ना कहीं मतलब यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ हमारा इवॉल्व हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि सोसाइटी इवॉल्व हुई है। सोसाइटी भी तो डायनेमिक है ना हमारी। मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा था कि वी लिव इन अ डायनेमिक एंड फंक्शनल सोसाइटी विच कीप्स ऑन इवॉल्विंग, एंड वी एज अ सोसाइटी वी हैव ऑल्सो इवॉल्व, वी हैव मेच्योर्ड एज अ सोसाइटी, बिकॉज जो हमारा संविधान है वो हमारा नॉर्थ स्टार है। पता है, जो रास्ता वो हमें दिखाता है, हम उस राह पे चलने लगते हैं, और वो होना भी चाहिए, उसमें कुछ बुराई नहीं है। द पीपल हु आर ऑप्टिंग फॉर लॉ, उन्हें ये चीज़ समझनी चाहिए कि दे शुड कीप पेस इन दिस 21st सेंचुरी विद द इवोल्यूशन ऑफ लॉ एज वेल एज द सोसाइटी। अब हम स्टेगनेंट बन के नहीं रह सकते। Do you believe that there's a difference between a private college or NLUs? Nice question, I must say. I think we had a discussion about it earlier also, but I'll once again reiterate that obviously there is a difference between private colleges and the national law universities, that is the NLUs. But then I'll say कि वही बात है कि ज़रूरी नहीं कि हर NLU से पढ़ा हुआ बच्चा कुछ मुकाम हासिल कर ले, और ज़रूरी नहीं कि हर प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ बच्चा कुछ नहीं कर पाए। अल्टीमेटली व्हाट आई मीन टू से इज इट्स द इंडिविजुअल एफर्ट्स एंड द हार्ड वर्क दैट यू पुट योरसेल्फ इन द लॉ स्कूल जर्नी ऑफ 3 or 5 years वट एवर इट माइट बी। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है ऐसा मैं नहीं बोलूँगी, करने वाले कहीं भी कर लेते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में होता है कि यार NLU का टैग मैटर करता है, NLU का टैग मैटर करता है, ठीक है, अग्रीड, बट ओनली टिल सम एक्सटेंट, नॉट बियॉन्ड दैट आई से। ठीक है, आपको अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालनी है तो यू आर इक्वली एलिजिबल जस्ट एज अ किड फ्रॉम NLU इज। लॉ स्कूल में आने से पहले ही हमें टीचर्स और सीनियर्स गाइड करते हैं कि अगर आप लॉ स्कूल में जाओ तो आप मूड कोर्ट ज़रूर करो, और हमारे फैकल्टीज़ भी कहते हैं कि मूड कोर्ट बच्चों को करना चाहिए। तो आपका इस पर क्या कहना है, और आपने कितने मूड कोर्ट्स किए हैं अपने 5 साल के जर्नी में? ओके, सो आई विल से कि मूड कोर्ट्स करना हमारे पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ लॉ एज अ लॉ स्टूडेंट इन द लॉ स्कूल अच्छी बातें करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको कोर्ट का एक्सपीरियंस देता है। एज अ नेम इटसेल्फ सजेस्ट मूड कोर्ट है, वो करना चाहिए। लेकिन जो हाइप बनाई जाती है ना कि मूड कोर्ट ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। अगेन आई विल से कि मूड कोर्ट सिर्फ एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर लर्निंग है, आप जितना करोगे उतना आपकी लेक्चर, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा टाइम ही मूड कोर्ट में डेडिकेट कर देना है। हमें थ्योरी भी पढ़ना है, अगर हमारे कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो फिर मूड कोर्ट का कोई सेंस नहीं बनेगा। तो आई सजेस्ट देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन बोथ द हैंड्स, दे शुड गो साइमल्टेनियसली हैंड इन हैंड विथ वन अनदर। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी करते रहना है या सिर्फ मूड कोर्ट्स करते रहना है, क्योंकि मूड कोर्ट अल्टीमेटली कॉम्पिटिशन के रूप में ज़्यादातर रूप में हमारे सामने आता है। अब आप अगर कंपटीशन में जा रहे हो फिर आपका वो कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी बन जाता है, जो कहीं ना कहीं आपको सीखने को उतना नहीं देता है जितना कि आप सिर्फ एक नॉर्मल उसमें सीख सकते हो। करो मूड कोर्ट्स, उसमें दिक्कत नहीं है, बट एक लिमिट में, हर चीज़ का एक एंड पॉइंट होना चाहिए कि हमें कहाँ दोनों को बैलेंस में लेके चलना है। रही बात मैंने कितने मूड कोर्ट्स करे हैं, सो आई विल से कि मैंने 3 से 4 मूड कोर्ट्स करे हैं, ज़्यादा नहीं करे हैं मैंने मूड कोर्ट्स। आई एम मोर ऑफ अ यूथ पार्लियामेंट एंड पब्लिक स्पीकिंग रिलेटेड काइंड ऑफ पर्सन, मोर देन आई एम इंटरेस्टेड इन मूड कोर्ट्स। फिर भी मैंने करे हैं, अच्छा लगता है मूड कोर्ट्स करना भी, बट इफ यू आस्किंग माय प्रेफरेंस विल बी यूथ पार्लियामेंट। ये बात है, बस सबका डिफर करता है, इट्स फाइन, सबका अपना अपना होता है। ऐसा नहीं कि हम ये नहीं कर सकते या सिर्फ वही कर सकते, डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस एंड द सिचुएशंस, वो बात है। अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 5 साल 5 इंटर्नशिप कंपलसरी करी। हाँ जी कि बच्चों को 5 साल में 5 इंटर्नशिप तो करनी ही करनी है। जी। तो आपका इस पे क्या राय है कि इंटर्नशिप कैसे बेनिफिशियल होता है लोगों के लिए, बच्चों के लिए, और आपने 5 साल की जर्नी में कहाँ कहाँ इंटर्नशिप किया? ओके, और अगर नए बच्चों को, नए लॉ स्टूडेंट्स को अगर इंटर्नशिप करनी है तो वो कैसे किसको कांटेक्ट कर सकते हैं? नाइस क्वेश्चन, आई मस्ट से इट इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव। तो देखिए, अब इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर करियर एज मैंडेटेड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया कि वी नीड टू हैव मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ इंटर्नशिप्स। दे हैव स्पेसिफाइड द नंबर ऑफ वीक्स ऑल्सो। हमारा 1 महीने का होता है 5 साल में, ठीक है, कि आफ्टर एवरी सेमेस्टर इट इज़ प्रिस्क्राइब्ड दैट यू गो फॉर एन इंटर्नशिप। हम लोग करते हैं फॉलोइंग द हायरार्की, जो कहीं ना कहीं हमारे फैकल्टीज हमें वो चीज़ बताते रहते हैं। तो इफ़ यू टॉक अबाउट मी पर्सनली, तो मैंने जब अपनी पहली इंटर्नशिप करी, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोविड बैच से 2020 में हमारे कॉलेज में एडमिशन हुआ, तभी कोविड जी की एंट्री हुई थी, तो हम कोविड बैच वाले हैं। तो जो मेरी पहली इंटर्नशिप्स हुई हैं वो ऑनलाइन थी, NGO में करना थी। तो NGO भी बाद में करा मैंने, फर्स्ट ईयर में तो हम नहीं कर पाए थे, बाद में NGO इंटर्नशिप करी थी हमने, विच वॉज रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट ओनली, पर्यावरण से संबंधित था वो। उसके बाद मेरी 2 इंटर्नशिप्स ऑनलाइन हुई हैं, एक लखनऊ की फॉर्म थी, एक पुणे की फॉर्म थी, जिसमें मैंने लीगल स्लैब में काम करा था।
दोनों पेड इंटर्नशिप्स थे। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे कोविड का प्रकोप कम होता गया तब मैंने इंटर्नशिप करी थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। दैट वाज 2022 में मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंटर्नशिप करी थी सिविल साइड पे रह के अंडर वन ऑफ द प्रोमिनेंट एडवोकेट्स इन धार। फिर सेकेंड इंटर्नशिप मेरी 2023 के समर वेकेशंस में हुई ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश में, बेंचेट इंदौर में, जिसमें दैट वाज माई जुडिशियल इंटर्नशिप wherein I had the privilege to work under the guidance of Honorable Mr. Justice Anil Verma sir, जो सिटिंग जज थे उस टाइम पे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के। तो वहाँ मैंने अपनी जुडिशियल इंटर्नशिप करी सेकेंड 1 मंथ की। फिर 2024 में लास्ट ईयर आई इंटर्न एट द DIAC, दैट इज़ द दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर इन द न्यू दिल्ली, विच इज़ अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी विच वर्क्स फॉर ADR. How can you resolve disputes using ADR techniques like mediation, negotiation, arbitration, like out of the court settlements kind of thing. तो वो मैंने करी। अब मेरे जो इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस थे ना वो डाइवर्स नहीं, कभी इस फील्ड में कभी उसमें कभी आर्बिट्रेशन और ADR के लिए। तो आई सजेस्ट कि इंटर्नशिप्स बच्चों को करनी चाहिए, बिकॉज अगर बार काउंसिल ने आपके लिए मैंडेट करे तो कुछ सोच समझ के ही करा होगा। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ सर्टिफिकेट लगा देते हैं या फिर इंटर्नशिप्स करते भी ना तो उतना वो सीरियसनेस, उस ज़ील, उस एंथुसियाज्म के साथ नहीं करते। बट आई से कि अगर आप अभी उस प्रैक्टिकल एक्सपोजर को ले रहे हो ना तो बाद में जो हसल लाइफ में आप जाने वाले हो 5 साल के बाद, आप उसके लिए कहीं प्री प्रिपेयर्ड हो जाते हो। पहले से आपके मन में वो मेंटालिटी आ जाती है। यू कम टू नो दैट हाउ दिस थिंग वर्क्स, हाउ बीइंग अ लॉ प्रोफेशनल यू हैव टू सिट एंड इन द सोसाइटी, वो चीज़ आपको पता चल जाती है ना पहले से। तो इंटर्नशिप्स करना चाहिए। एंड आई मस्ट से इंटर्नशिप्स का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। सी पीपल मैटर, बट आई से यू एज एन इंडिविजुअल यू नीड टू फाइंड योर ओन सेफ स्पॉट, योर हैप्पी स्पॉट, योर कंफर्ट जोन, एंड ऑल्सो यू नीड टू पुश योर सेल्फ टू द लिमिट्स कि नहीं यार मुझे ये करना है, आई वॉन्ट टू डू दिस, मुझे ये सीखना है तो सीखना है। रिस्ट्रिक्शंस तो हर जगह होंगे, इट्स अपॉन यू हाउ यू ग्रास्प द थिंग्स। तो मेरा तो इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस जो मेरा सफ़र रहा है वो बहुत ही शानदार रहा है। कहीं भी आप उठा लो, DIAC उठा लो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उठा लो, ऑनलाइन उठा लो, इट वॉज अमेजिंग। मैंने बहुत कुछ सीखा है सीरियसली। एंड कॉलेज में रह के सिर्फ अगर आप थ्योरेटिकल नॉलेज ले रहे हो तो सिर्फ वो मदद नहीं करेगा दोस्त, आपको इंटर्नशिप तो करनी पड़ेंगी अगर आपको सीखना समझना है तो। एंड दैट इज़ द पॉइंट वेयर यू विल गेट सेल्फ रियलाइजेशन ऑल्सो, आई मस्ट से, बिकॉज यू नो सोसाइटी एंड इवन द लीगल फ्रेटर्निटी इज़ वेरी एडमेंट। आप अगर एज एन इंटर्न जाते भी हो ना कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में, लोग आपको देखते हैं, दे विल ट्राई टू पुल यू डाउन, दे विल ट्राई टू आस्क यू अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस। नाउ इट्स अपॉन यू हाउ फर्मली यू स्टैंड अगेंस्ट ऑल ऑफ देम, बिकॉज बीइंग अ गर्ल ऑल्सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि हम एक लड़की होने के बाद भी सोसाइटी में रहें, बिकॉज कोर्ट्स का माहौल बहुत अलग होता है। तो लोग बहुत अलग तरीके से आपसे सवाल भी पूछेंगे, आपको अलग अलग गलत इन्फॉर्मेशन भी देंगे कि इनको मुंशी जी को जाके ये बोल दो, ये कर दो, वो कर दो। बट दैट्स एन एडवेंचर आएगी, दैट्स एन एडवेंचर। मुझे लगता है कि हमें उन सबको ओवरकम करके ही तो अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, तभी तो लॉ में एडमिशन लिया है। तो वो बातें इंटर्नशिप तो करनी चाहिए। जैसे हमारा PIL है, पार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, तो हमारे फैकल्टीज़ में हमको इंटर्नशिप प्रोवाइड किया जाता है। जी, इट्स अप टू यू कि आप वो इंटर्नशिप लेते हो या नहीं लेते। लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं या लॉ स्कूल्स होते हैं जिनमें खुद से बच्चों को इंटर्नशिप करना होता है, तो वो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं एडवोकेट्स को, जजेस को। ठीक है, देखो अब है ना कि आप अगर किसी भी लॉ कॉलेज को उठाओ, आपने हमारा पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मेंशन करा, तो आई से कि आपको इंटर्नशिप सपोर्ट फैकल्टीज़ देते हैं हर कॉलेज में, एट अ सर्टेन लिमिट आपको मिलता है। पर फिर भी अगर आपको उसको छोड़ के कुछ और जगह इंटर्नशिप करना है तो फिर वो आपके खुद के मेहनत और एफर्ट्स होने चाहिए। मैंने जितनी भी इंटर्नशिप्स करी है मैंने खुद से करी है, मुझे फैकल्टीज़ का कोई रेफरेंसिंग इसमें नहीं लिया है, मैंने लिया ही नहीं है। मैंने खुद से ट्राई करा है A to Z हर चीज़, यहाँ अप्लाई करना, वहाँ अप्रोच करना, सब कुछ। तो अब इसमें मैं आपको अगर जैसे बताऊँ, जो मेरा जुडिशियल इंटर्नशिप हुआ था 2023 में ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, उसमें मैंने खुद से अप्लाई करा था। कैसे अप्लाई करा था, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। कैसे अप्लाई करा, आप जाइए हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रार का ईमेल ID दिख जाएगा। आप रजिस्ट्रार जी को अपना पूरा मेल ड्राफ्ट करके अपना CV वगैरह भेजिए, बताइए कि यू आर विलिंग टू इंटर्न एज अ जुडिशियल इंटर्न। तो आपको इफ़ दे फील कि यू आर केपेबल, आपका CV वगैरह सही है, तो फिर दे अप्रोच यू। सेम मेरे केस में हुआ था, मुझे वहाँ से अप्रोच आया, फिर उन्होंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बता दें उनको क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स मैंने फर्निश करे, कन्फर्मेशन इंटर्नशिप। थैंक यू मैम। तो दैट डिपेंड्स ऑन योर CV एज वेल। DIAC की बात है तो DIAC की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस आते रहते हैं इंटर्नशिप के मंथली, वो शायद 100 बच्चों में से या 70-80 बच्चों में से टॉप 10 या 20 सिलेक्ट करते हैं वो, डिपेंड्स ऑन देयर वैकेंसी एज वेल।
अभी जैसे आपने बोला कि अगर आप कोर्ट जाते हो, जी, प्रैक्टिकल लाइफ को देखते हो, तो एज अ गर्ल आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। आई नॉट से प्रॉब्लम फेस करना पड़ा मुझे पर्सनली, बट आई नो कि चीज़ें होती हैं, मतलब भगवान की कृपा रही, मैंने तो कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की, बट आई नो द मेंटालिटी एज इन कि इट्स वेरी हार्ड टू सर्वाइव टिल डेट। फिर जो मैंने सीनियर्स उनसे भी गाथाएं सुनी ही हैं, तो मैं बिल्कुल ब्लेम नहीं करूँगी, हमारी सोसाइटी का माइंडसेट है, खैर वो चीज़ जो हमें ओवरकम करना है, ठीक है, वो बात। When you hear the word feminist, what is your personal view on the feminism? Okay, so this is a very nice question, Komal, that you have posed in front of me, that what is feminism and what does it mean to me being a female. So देखिए, फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट की जो परिभाषा है ना, वो हर किसी के लिए अलग अलग होती है, सबके लिए भिन्न भिन्न मतलब है कि क्या होता है फेमिनिज्म, व्हाट इज मेंट बाय फेमिनिज्म और व्हाट इज मेंट टू बी अ फेमिनिस्ट। बट व्हाट आई पर्सनली फील इज फेमिनिज्म वो चीज़ है जहाँ पे आप एक बोलते हैं ना, एक ऑथेंटिक रीज़न के लिए एक फीमेल का स्टैंड ले रहे हो, एंड वो आप खुद भी कर सकते हो। देखिए, फेक फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत अलग है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट द रियल फेमिनिज्म, वो वही है कि जहाँ पे आप बिना सिंपैथी गेन करें, आपके जो ओरिजिनल जेन्युइन कॉजेज हैं उनके लिए आप खड़े हो, दैट इज फेमिनिज्म। एंड उसकी भी एक लिमिट होती है, हम हर बार ये चीज़ लेके नहीं खड़े हो सकते कि वी आर द फीमेल्स, वी वांट द राइट्स। वी शुड ऑल्सो एट द सेम टाइम थिंक अबाउट द राइट्स ऑफ द मेन इन द सोसाइटी एज वेल। फेमिनिज्म कहीं भी आपको ये चीज़ नहीं दर्शाता है कि आप महिलाएं हैं तो आपको सिर्फ अपने अधिकारों की बात करनी है। वो कहीं ना कहीं आपको ये ड्यूटी भी देता है कि महिला होने के साथ साथ जो कर्तव्य आपके पास आते हैं, आप उन्हें कितने अच्छे से निभाती हैं। सी, एज वी ऑलवेज से, राइट्स कम विद ड्यूटीज, इवन आई विल से ड्यूटीज प्रिसीड द राइट्स। ये हम कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में भी पढ़ते हैं कि जहाँ आपके अधिकार हैं वहीं आपके कर्तव्य भी हैं। तो जहाँ फेमिनिज्म की बात करो तो फेमिनिज्म इज काइंड ऑफ राइट जो हम महिलाओं को दे रहे हैं ना, कि उनकी सारी बातें सुनी जाएंगी, समझी जाएंगी, या जो आइडियोलॉजीज हैं उन्हें हम समझेंगे, उन्हें सपोर्ट करेंगे, परपोर्ट करेंगे, उसमें ड्यूटीज भी आती हैं। आप बीइंग अ फीमेल ये चीज़ कभी नहीं सोच सकते हो कि मेरे पास सिर्फ अधिकार है। यू हैव टू थिंक अबाउट द अदर फ्रैक्शंस ऑफ द सोसाइटी एज वेल, राइट? यू नीड टू रिस्पेक्ट द अदर्स ऑल्सो हु आर अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी। हम फेमिनिज्म के नाम पे हर बार मोर्चा लेके खड़े नहीं हो सकते हैं, और हम हर समय जो हमारे मेल फ्रेंड्स हैं या जो भी हमारे मेल है सोसाइटी में, उन पे क्वेश्चन खड़े नहीं कर सकते, बिकॉज मेन्स राइट ऑल्सो मैटर इन द सोसाइटी। जितने इक्वालिटी के राइट्स आप आर्टिकल 14 में बात करते हो ना, वो दोनों के लिए इक्वल है। आई एम नॉट सेइंग कि हमारी जो हिस्ट्री रही है वो इस बात की गवाह है कि women have already been suppressed and oppressed था। आई टोटली एक्सेप्टेड, और बहुत हद तक था, शायद आज भी होता है। आज भी आप चले जाइए गाँव में, क्या शहरों में भी जाइए, आपको बहुत जगह वो चीज़ देखने को मिलेगी, बट दैट डजंट मीन कि हम वही चीज़ रिटेलिएट करें। आई फॉर एन आई, retribution theory should not be a part of our mentality. It is not a concept which is enshrined under the theory of feminism. And me being a female, I personally feel that जो गलत है वो गलत है, फिर भले ही कोई भी जेंडर करे उस चीज़ को। हमने महिलाओं को इतने अधिकार दिए हैं फेमिनिज्म के नाम पे कि आज वो समय आ गया है कोमल कि उनका मिसयूज़ हो रहा है। मेंस राइट्स की तो कोई बात ही नहीं करता है। मेरा पूरा जो डेजर्टेशन है फाइनल ईयर का, वो इसी पे बना है, मिसयूज़ ऑफ विमेन सेंट्रिक लॉज इन इंडिया बाय विमेन देमसेल्व्स। कभी आपको समय मिले, आप जाइए और उसको पढ़िए, यू विल रियली गेट टू नो द हार्श रियलिटीज ऑफ द सोसाइटी। हमने फेमिनिज्म के नाम पे क्या क्या नहीं करा है। आई सपोर्ट फेमिनिज्म, बट आई डोंट सपोर्ट द फेक कॉजेज ऑफ फेमिनिज्म, आई मस्ट से। आप अगर कहीं ना कहीं ऑपरेस हो रहे हो, सप्रेस हो रहे हो, आई एग्री, आई एम स्टैंडिंग विथ यू, बट हर चीज़ में अगर हम ये कार्ड खेलने लगे कि नहीं यार, आई नीड समथिंग एज अ फीमेल, आई नीड मोर एडवांटेजेस, सो दैट्स नॉट पॉसिबल। यू आर नॉट लिविंग इन एनी कंट्री जो सिर्फ फेमिनिज्म को सपोर्ट करें। आप एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जिसका हिस्सा मर्द भी हैं। यू नीड टू वर्क अपॉन दैट। हमें अपनी आइडियोलॉजीज चेंज करना पड़ेगी। हैशटैग मीटू मूवमेंट्स ले लो, आप कुछ भी ले लो, लोगों को लगता है कि जो एक लेडी ने बोल रही है सही है। मी बीइंग अ लेडी, जैसा अभी आपने फेमिनिज्म के बारे में बताया, तो मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशन। अभी हर एक की लाइफ में सक्सेस के पीछे उनके किसी ना किसी फैमिली मेम्बर्स का हाथ होता ही है। तो आपका फैमिली का क्या रोल रहा है आपकी लाइफ में? देखो कोमल, फैमिली के बिना तो आज शायद मैं यहाँ बैठी भी नहीं होती, सीधी सी बात है। आज द फैक्ट दैट आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड गिविंग यू योर फर्स्ट एवर पॉडकास्ट इज अ टेस्टामेंट दैट माय फैमिली इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू मी बीइंग टुडे।
अभी तक वैसे तो मैंने ज़िंदगी में इतना कुछ करा नहीं है, अभी बहुत कुछ करना बचा आई है, एम डिनाइंग दिस। ठीक है बहुत कुछ करना बचा है, लेकिन जितना अभी कुछ करा है आई से दैट कि कहीं ना कहीं मेरी फैमिली का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इस चीज़ में। उसमें भी सबसे पहले मैं श्रेय देना चाहूँगी अपने पापा को, जो हमेशा से एक गाइडिंग टॉर्च की तरह मेरे साथ खड़े रहे हैं। छोटे से छोटा इवेंट हो, बड़े से बड़ा इवेंट हो, उनकी प्रेजेंस मेरे लिए मैटर करती है एंड उनके लिए भी मैटर करती है। राइट फ्रॉम द एज जब मैंने अपनी पहली स्पीच दी थी, आई वॉज दिस मच, मैंने वो तो- फोटो अटैच किया है, सब हमारी ऑडियंस देखेगी। तो तब से लेके आज तक मैंने जो भी मंच पे बोला है वो कहीं ना कहीं पापा के वैलिडेशन के बाद ही बोला है। अगर उनका वैलिडेशन नहीं होता है ना तो फिर मुझे खुद को कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता है उस चीज़ को लेके। तो ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स। उन्होंने बोलना सिखाया है यार मंच पे। आज मैं जैसे आपके सामने बोल पा रही हूँ तो मेरे सबसे पहले टीचर ही वो रहे हैं उस चीज़ के लिए कि हाउ यू कैन स्पीक, हाउ टू स्पीक, माइक कैसे पकड़ना है, वो वहाँ से सीखा है मैंने बचपन से लेके आज तक। और तब जो गति पकड़ी थी वो फिर आज तक नहीं छोड़ी है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा श्रेय मैं पापा को देना चाहूँगी। इवन इन माई फील्ड ऑफ लॉ एज वेल, ही वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स एंड ही इज़, जिन्होंने कभी कोई बाउंडेशन नहीं डाला मुझसे किसी भी चीज़ को लेके। जो करना है हमेशा फ्री हैंड दिया है, फ्री विंग्स दिए हैं कि द स्काई इज़ योर लिमिट, नथिंग एल्स, वो बात है। दूसरा मैं अपनी छोटी बहन का जिक्र करना चाहूँगी जिनका नाम कोपल है। एंड सिबलिंग्स होना ना अपने आप में वरदान होता है कोपल, पता है, क्योंकि आप ऑलमोस्ट जब सेम एज के होते हो ना, यू गेट टू नो हाउ द अदर्स थिंक अबाउट द सोसाइटी, हाउ अदर्स थिंक अबाउट यू एज वेल। मेरी सबसे बड़ी इंट्रोस्पेक्शन गाइड जो है ना वो मेरी बहन, कि उसको अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो फिर मेरे लिए वो चीज़ सही है उसके नज़रिए से, वो बात होती है। तो कहीं ना कहीं उसने भी एक बहुत अच्छा रोल निभाया है। तीसरे आते हैं मेरे दादाजी। तो दादाजी के साथ तो मेरा काफ़ी अच्छा रिश्ता है ही, जैसा ऑब्वियसली हर ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड डॉटर्स का होता है। तो उनके लिए मैं एक बिल्कुल घर का कॉमेडी एलिमेंट हूँ कि मेरी प्रेजेंस में ही उनको अच्छा लगेगा, उनको ऐसा लगेगा कि सब कुछ अच्छा है, मस्ती मजाक हो रहा है। सीरियस टाइम पे सीरियसली होंगे, समझाएंगे भी जो उनका पास्ट एक्सपीरियंस रहा है उन सब चीज़ों से, ऐसी सब बातें हैं। तो माई ग्रैंड फादर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। इस एज में भी वो इतना कुछ कर रहे होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई विल क्रेडिट माई छोटी बुआ, जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हैं। एंड उनकी प्रेजेंस मेरे लिए बहुत मैटर करती है। वो आदत बन गई उनसे रोज़ बात करना, एकदम गॉसिप्स करना, बैठ के एक एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात उनसे शेयर करना बिना डरे। मुझे ऐसा खौफ ही नहीं कि मैं मेरी बुआ से बात कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि यार मैं तो अपनी किसी दोस्त से रोज़ रात को 9 बजे बात कर रही हूँ, हम अपना पूरी दिनचर्या डिस्कस कर रहे हैं, वो उनका बता रही है, मैं मेरा बता रही हूँ, हम एक्सवाइज़ी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो शी इज़ अ बेस्ट फ्रेंड ऑल्सो एज वेल एज माई बुआ ऑल्सो। तो मेरे ये 4 स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं अब तक के, जिन्होंने मुझे आज ये बनाया है जो मैं हूँ। तो ऑब्वियसली दे मैटर फॉर मी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर देयर प्रेजेंस। शायद वो नहीं होते तो आज मैं यहाँ नहीं होती। जैसा भी आपने मेंशन किया कि आपकी छोटी बुआ आपकी बेस्ट फ्रेंड, तो सब बच्चों के अपने अपने फ्रेंड्स तो होते ही हैं। जी, तो आपका क्या जर्नी रहा है आपकी स्कूल लाइफ में, आपकी कॉलेज लाइफ में, आपके कैसे दोस्त रहे हैं, या फ्रेंडशिप आपके लिए क्या मायने रखती है? फ्रेंडशिप मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मैंने बोल ही दिया, फ्रेंडशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सी मैन इज़ अ सोशल एनिमल, हम सोशोलॉजी में भी पढ़ते हैं। तो अगर आपको इस समाज में रहना है, इस फंक्शनल सोसाइटी में रहना है, तो कहीं ना कहीं आपको एक बोलते हैं ना लोगों से बात करना पड़ेगी। तो मेरे लिए आई हैव अ वेरी लिमिटेड फ्रेंड्स। मेरे लिए क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। एंड आई सजेस्ट दिस शुड मैटर फॉर एवरीबडी एल्स आउट देयर, बिकॉज मेरी जो पेरीफेरी है ना वो बहुत छोटी सी है। अब मैं चलते फिरते हैं 10 लोगों से हाय हेलो 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 सब कर लूँगी, बात कर लूँगी, लेकिन जो मेरे अपने हैं ना वो बहुत लिमिटेड है। मैं उस इनर सर्कल में बहुत कम लोगों को अंदर आने की एंट्री देती हूँ। वो स्क्रूटनाइजेशन है मेरा एंड इट्स माई पर्सनल थिंग। मैं हर किसी को नहीं दे सकती अंदर आने की अनुमति, सीधी सी बात है। तो फ्रेंडशिप आपके लिए ऐसी होनी चाहिए ना कि यार अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ टेम्प्रेरी। आई विल से दोस्ती इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि वो परमानेंट चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो बात है। नोबडी इज़ परमानेंट इन योर लाइफ। दूसरी चीज़ मैं ये सजेस्ट करूँगी कि एक्सपेक्टेशंस नहीं होना चाहिए फ्रेंडशिप में भी और किसी और रिश्ते में भी, क्योंकि जहाँ एक्सपेक्टेशंस आई वहाँ आपको इनसिक्योरिटीज़ होंगी। अगर एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुई तो फिर आप हर्ट हो गए। तो उस पूरे चेन रिएक्शन से बचने के लिए ना आई से एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। अभी मेनी पीपल माइट एग्री विथ मी ऑन दैट। लोगों को लगता है कि यार एक्सपेक्टेशंस तो आ ही जाती है, हो ही जाती है, बट आई से आपको इतना मेच्योर इनफ बनना पड़ेगा ना कि यार हम एक्सपेक्टेशंस रखें ही नहीं किसी से। जो हो रहा है होने दो, यू नो द थ्योरी गो विद द फ्लो, जस्ट गो विद द फ्लो, वो चीज़ होनी चाहिए हमारी ज़िंदगी का। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूँ कि मैंने इतने साल कॉलेज में रही हूँ मैं, ठीक है, ऑब्वियसली मेरे दोस्त हैं, बट देयर आर ओनली हैंडफुल ऑफ पीपल जिनको मैं अपने इनर सर्कल में आने की अनुमति दे चुकी हूँ। तो बस वही बात है कि आप हर किसी का दोस्त नहीं बन सकते, हर किसी की लाइफ में आप परमानेंटली नहीं रह सकते, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, वो बात है।
अभी आप कुछ दिनों में कॉलेज छोड़ के चली जाएंगे। अरे तो आपका डे 1 से जो एक्सपीरियंस था कि जब आप आई थी कॉलेज लाइफ में, जब आपका डे 1 था, जब आपने इंटर किया, और अभी आप जब कुछ दिनों में आप छोड़ के चली जाएंगी कॉलेज, तो पूरी जर्नी में आपका क्या रहा, ओवरऑल एक्सपीरियंस का क्या रहा आपका? देखो, मैं जब कोमल कॉलेज में पहली बार आई थी ना, एक तो हम कोविड बैच वाले, कोरोना जी की एंट्री हो चुकी थी जब हमारी 12वीं ख़त्म ही हुई थी तब, ठीक है। मैं आई थी यहाँ पे 7 फरवरी 2021 को, आज चल रहा है 2025, तो 4 साल मैंने इस कैंपस में बिताए हैं। उसके पहले 1 साल हम ऑनलाइन थे। तो अब बात ये है ना कि इन 4 सालों में मैंने बहुत कुछ जिया है। यू नो, आई हैव लिव्ड द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ, एंड द जर्नी फ्रॉम डे 1 टिल द डे लास्ट इन द कॉलेज इज ट्रिमेंडस फॉर मी। आई एम सो हैप्पी फॉर ऑल द पीपल जो मेरी लाइफ में आए, बिकॉज आई पर्सनली फील, एंड एज कोटेड बाय विलियम शेक्सपियर ऑल्सो वंस, कि द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इज एन एक्टर, एंड आई टोटली अग्री विद दैट। हर कोई आपकी लाइफ में आता है कोई ना कोई रोल अदा करने, वो रोल अदा करके चला जाता है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जितने भी किरदार आए हैं अब तक, सारे कुछ ना कुछ सिखा के गए हैं, एंड आई चेरिश दोज मेमोरीज फॉर एवर इन माई लाइफ। एंड जब बात आती है कॉलेज छोड़ने की, ऑब्वियसली इट्स वेरी हार्ड टू से गुड बाइज आर वेरी डिफिकल्ट, एंड मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा, जैसे जैसे टाइम टिक 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 हो रहा है ना, कि अब लास्ट डे आने वाला है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि यार अभी तो आए थे, कहाँ फर्स्ट डे में, कहाँ फर्स्ट क्लास में नहीं गए थे, और अब कहाँ कॉलेज एंड हो गया, प्रिपरेशन चालू हो गई है हमारी। आई स्टिल रिमेंबर, आज जब मैं आ रही थी हॉस्टल से यहाँ चल के इंटरव्यू देने पॉडकास्ट के लिए, तो मुझे वो दिन याद आ रहे थे जब मैंने अपना फर्स्ट ईयर में पहला एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया था फुटबॉल ग्राउंड पे। द फैक्ट फ्लैश न्यूज़ चैनल में मैंने पहली बार कॉलेज में आके पहली बार किसी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया था। वो दिन, वो कैमरा सेटअप, ये सब चीज़ें मुझे उस समय की याद दिला रही हैं, कहाँ वो मेरा फर्स्ट था, कहाँ जी मेरा शायद लास्ट होने वाला है कॉलेज लाइफ का। तो थिंग्स हैव इवॉल्व्ड विथ टाइम, एंड टाइम फ्लाइज। नहीं समझ में आते कि कहाँ पहला दिन था यार, कहाँ लास्ट डे हो गया, कब कहाँ गया समय, आसमान खा गया, धरती निकल गई, पानी में बह गया समय, हवा में उड़ गया, कहाँ गए, यू डोंट इवन रियलाइज। समय ऐसे ऐसे जाता है हाथ छोड़ के आपका। सच में अभी भरोसा नहीं यार, कॉलेज ख़त्म होने वाला है, अभी ये सब पीछे छूट जाएगा, ये सब कुछ भी नहीं रहेगा। शायद 1 महीने बाद मैं अपने घर पे रहूँगी, कॉलेज ख़त्म, आगे की करियर के बारे में सोच लूँगी। द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ आर योर कॉलेज लाइफ के डेज, वो मेरे ख़त्म होने वाले हैं। वो इट्स इमोशनल, फैकल्टीज़ के साथ जो अटैचमेंट है, बच्चों के साथ है, हॉस्टल में जो रूममेट्स के साथ है, सब कुछ इट्स वेरी हार्ड टू लीव ऑल ऑफ देम। अभी ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि आप एक चूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने अपने लाइफ में इतने सारे इवेंट्स किए, बहुत से इवेंट्स किए, आपने कई इवेंट्स होस्ट किए, कई डिबेट में कंपटीशन लिया, बहुत सारे कंपटीशन में आपने पार्ट लिया। अब आप मुझे ये बताइए कि आपके दिल के सबसे करीब कौन सा आपका कंपटीशन रहा, या आपका कौन सा ऐसा होस्टिंग इवेंट रहा जो आपके दिल के सबसे करीब है, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? देखिए, ऐसे तो हर इवेंट अपने आप में खास होता है। इसलिए मैंने बोला कि questions दैट्स अ वेरी ट्रिकी एंड टफ क्वेश्चन फॉर मी, क्योंकि मेरे लिए मेरे सारे ही इवेंट्स बराबर हैं। बट इफ यू आस्क मी समथिंग स्पेसिफिक कि मेरा सबसे दिल के करीब कौन सा रहा है, तो मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कौन सा अब तक का मेरा सबसे करीब है, क्योंकि मेरे लिए सारी करीब है। सारे इवेंट्स आपके दिल के करीब है, लेकिन कोई एक जो आप हम सबके साथ शेयर करना चाहेंगे? ओके, कोई एक जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी, कॉलेज लाइफ का ही। हाँ, कोई सा भी चलेगा, कॉलेज लाइफ का ही बताओ। कॉलेज लाइफ का ही अगर मैं बताऊँ कोमल आपको, तो फिर तो मैं मेरा सबसे रिसेंट वाली बोलना चाहूँगी आपके सामने। चलिए 2 बताती हूँ मैं आपको, चलेगा ना? 2 बता, 2 ठीक है, तो विल गो इन असेंडिंग ऑर्डर। So this time is around the year 2023. हाँ, it is 2023 जब पारुल यूनिवर्सिटी में सबसे पहले एडिशन हुआ था संविधान पे चर्चा का, ठीक है। It was a flagship event of Parul University which we did in collaboration with the IIMUN, and उसकी जो guest list थी, it was on the sky. The first session के जो हमारे guest थे वो थे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, the man who needs no introduction, जिसको दुनिया जानती है, the person who is one of the best orators this earth can ever have, one of the finest politicians, one of the greatest economists of his times, and one of the critic of the government as well, जो एकदम तल्ख बोलते हैं। अब हुआ ये कि मेरा चयन किया गया उनका इंटरव्यू लेने के लिए, उनके साथ शो होस्ट करने के लिए। तो मैं थी, हमारे गेस्ट थे और एक आरजे बैठे थे, हम 3 बैठे हैं मंच पे, सामने पूरी ऑडियंस बैठी, आप लोग बैठे होंगे शायद, अगर आए होंगे उस ज़माने में तो कॉलेज बैठे होंगे।
दैट वॉज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स बिकॉज इतनी बड़ी हस्ती के साथ ऐसे बैठ के बात करना अपने आप में मेरे लिए एक बड़ा अवसर था, जो कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिनको मैं हर दिन टीवी पे देखती रहती हूँ, जिनके इतने इंटरव्यूज़ मैंने देखे, जिनसे मैं इंस्पिरेशन लेती हूँ, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, हाउ टू बी अ ग्रेट डिप्लोमैट, क्वेश्चन कैसे डॉज करना है, क्या ट्रिक्स यूज़ करनी है, कैसे रिलेट करना है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरव्यूज़ में, जिनको मैंने अपना रोल मॉडल माना था, उनके साथ मैं ऐसे बैठ के बात कर रही हूँ, इंटरव्यू उनका ले रही हूँ, उनसे चिट चैट कर रही हूँ मैं। आज मेरा भी तो सपना पूरा हुआ है। कल मैं भी यही सोचा करती थी कि कभी आपके साथ मेरे को मौका मिलेगा कि मैं आपके साथ ही बात कर सकूँ। तो वो मेरे थैंक यू सो मच। बट वही बात है ना कि वो मेरे लिए बहुत ही ड्रीम कम ट्रू और एकदम सरियल एक्सपीरियंस था। तब मैं नर्वस हो गई थी, आई एडमिट दैट, क्योंकि वो हंसती ही ऐसी हैं जिनके सामने आप नर्वस नहीं होगे तो फिर आप क्या ही करोगे। बट वन ऑफ द ब्लिसफुल एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ, वो पहला था। दूसरा मेरा रिसेंट वाला था, जो कि है विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2025, जो कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि वर्ष 2047 तक जब भारत अपनी आज़ादी के 100 वर्ष मना रहा होगा, तब हम एक विकसित देश के रूप में उभर के आएँ, फिर से हम विश्व गुरु की ख्याति प्राप्त कर पाएँ। तो उसी के अंतर्गत जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है, उन्होंने विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज करवाया था, जिसमें फर्स्ट लेवल ऑफ वीडियो सबमिशन आई गॉट सिलेक्टेड इन दैट, सेकेंड वन वॉज डिस्ट्रिक्ट लेवल जिसमें आई सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक, थर्ड वन वॉज द स्टेट लेवल जो कि हुआ था गुजरात विधानसभा गांधीनगर में। तो उसमें अगेन आई सिक्योर द सेकंड पोजीशन। अब विधानसभा में सेकंड पोजीशन मतलब टॉप 3 में आना, इसका मतलब ये है कि आपकी दिल्ली की टिकट कंफर्म है। तो आप दिल्ली आ सकते हैं। हाँ, आप दिल्ली आ सकते हैं। अब हमें दिल्ली का न्योता आ गया। अब वो इतना जल्दी में सब कुछ आएगी, समझने का कुछ समय ही नहीं बचा था हमारे पास। अब दिल्ली में ये कार्यक्रम होना था संसद भवन में, पार्लियामेंट हाउस में। ये ऐसा क्रूशियल टाइम था ना कोमल, जब हमारा वक्फ अमेंडमेंट बिल प्रेजेंट हो रहा था, लोकसभा राज्यसभा में होने वाला था। इट वॉज अ वेरी क्रूशियल टाइम। तो हम अलग अलग देश के 28 राज्यों, 8 यूनियन टेरिटरी से 3 बच्चे पहुँचे, दिल्ली पहुँचे। काफ़ी अच्छा रहा कार्यक्रम, ब्रीफिंग्स वगैरह बढ़िया रहे। अब मेन कार्यक्रम था 2 और 3 अप्रैल है जो संसद भवन में होने वाला। मैं पहले भी संसद भवन जा चुकी हूँ 2022 में, ऐसे ही एक फाइनलिस्ट बन के जहाँ मैंने गुजरात का प्रतिनिधित्व करा था। इस बार भी मैं गुजरात का प्रतिनिधित्व करते हुए जा रही थी, पर इस बार की फीलिंग अलग थी, क्योंकि इस बार हम जा रहे थे नए संसद भवन में। 2022 में हम गए थे पुराने वाले में, हैं आपस में दोनों इंटरकनेक्टेड, बट वो फीलिंग अलग होती है, इवेंट अलग अलग होते हैं। तो इतना कोई नया नहीं था मेरे लिए संसद जाना, पहले भी मैं जा चुकी, पर हाँ बहुत बड़ा मौका था, क्योंकि ऑनरेबल स्पीकर आने वाले थे, मनसुख मांडविया साहब आने वाले थे, तो उनके सामने हमें अपनी बात रखना थी। तो मेरा चयन हुआ फर्स्ट सेशन में बोलने के लिए, विच वॉज ओपनिंग रिमार्क्स, एंड आई टू स्पीक ऑन द टॉपिक द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस ऑफ वन नेशन एंड वन इलेक्शन। वन नेशन एंड वन इलेक्शन इज अगेन अ हीटेड डिबेटेबल टॉपिक इन इंडिया एज ऑफ नाउ, जैसे यूसीसी था कुछ समय पहले तक, उस पर बोलना था। अब मेरे जो जूरी मेंबर थे वो शांभवी चौधरी मैडम बैठी हैं, मनसुख सर बैठे हैं, बाकी के लोकसभा एमपीज बैठे हैं, उन सबके सामने आप अपना वक्तव्य दे रहे हो, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अब संसद की उस धरती पे खड़े होकर बोल रहे हो जहाँ पे एक समय हमारे पंडित नेहरू बोला करते थे, जहाँ पे आज हमारे मोदी जी बोलते हैं, या जहाँ पे बड़े बड़े नेता प्रतिपक्ष वगैरह अपना भाषण दिया करते हैं, तो अपने आप में वो बहुत अलग सी भावना आपके अंदर जागृत हो जाती है कि मैं भी वहीं उसी मंच पर खड़े होकर बोल रही हूँ। आपकी तरफ सारे कैमरेज हैं, आप लाइव जा रहे हो, आपके घर वाले आपको लाइव देख रहे हो, तो ऑब्वियसली इट मैटर्स। तो मेरे सबसे करीब तो फिलहाल यही इवेंट है, क्योंकि उसके बाद जो हुआ ना, मेरे वक्तव्य के बाद हमें लेके गए राज्यसभा में 3 तारीख को, जहाँ पे हमारा जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है वो श्री किरण रिजिजू जी पेश कर रहे थे राज्यसभा में। वो एक ऐसी चीज़ थी जहाँ हमने इतिहास बनते हुए देखा है, क्योंकि 2 तारीख को लोकसभा में पारित हुआ रात को, मध्य रात्रि में। 3 तारीख को राज्यसभा में पेश हो रहा था, एंड हम बैठे ही थे। पहले क्वेश्चन आवर चल रहा था जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के सवाल जवाब हो रहे थे, फिर बिल पेश हुआ, वक्फ अमेंडमेंट बिल हमारे सामने। तो हम इतिहास बनता हुआ हमने वहाँ देखा है। हम वहाँ बैठे करीब आधे 1 घंटे के लिए, जो बहस वहाँ हुई है, जो बातें वहाँ हमने सुनी है, वो अपने आप में एक एक इनवैल्यूएबल से एक्सपीरियंस है कि आप वो चीज़ लाइव देख रहे हो। जो भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी हैं जगदीप धनखड़ जी, वो आपके सामने बैठे हैं, जस्ट ऐसे जैसे हम बैठे हैं वैसे मैं और वो उस दिन राज्यसभा में बैठे थे। तो अपने आप में वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है कि आप जो सिर्फ टीवी में न्यूज़ में देखते सुनते रहते हो, आप खुद उस जगह बैठे हो, आप खुद वो इतिहास बनता हुआ देख रहे हो। तो ऑब्वियसली इट वाज एन इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस। अभी आपने जैसे संसद भवन की बात की, आपने सब कुछ एक्सपीरियंस किया है, तो अभी
आप ये बताइए, जैसे मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ, या ये कॉम्प्लीमेंट की तरह है कि मैंने आपको जब भी इवेंट्स में देखा है, साड़ी में देखा, बिंदी लगा के देखा, मैंने या मेरे फ्रेंड्स, आपके जूनियर्स, सब हम यही नोटिस करते हैं कि सोनालिका मैम तो बिल्कुल पॉलिटिशियन की तरह दिखती हैं। तो आपका इस पर क्या राय है कि कभी फ्यूचर में अगर आपको मौका मिला तो क्या आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहेंगे? ट्रिकी क्वेश्चन वंस अगेन, बट आई विल से कि हाँ, पहली बात तो आपको आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। एंड सेकेंडली आई विल से कि अगर कभी भगवान ने चाहा और किस्मत ने मौका दिया तो मैं पॉलिटिक्स ज़रूर ज्वाइन करना चाहूँगी, बट नॉट इन अ नियर फ्यूचर। पहले कुछ बन जाए, अपना आप इस्टेब्लिश कर लें, उसके बाद एट सम पॉइंट इन लाइफ आई थिंक ऑफ ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स। क्योंकि हमें तो छवि दिखती है पॉलिटिशियन की। नहीं, मैं सच में आपकी बात से डिफर नहीं करूँगी। एक्चुअली मैं तो यहाँ बोलूँगी कि मेरी बुआ मुझे साफ साफ शब्दों में कहती है कि तू राजनेताओं और राजनीति दोनों से थोड़ी दूरी बना के रख, कब तुझे वो अपने अंदर संभालेंगे पता भी नहीं चलेगा। तो आपकी ऑब्जर्वेशन गलत नहीं है, मैं आई एम नॉट डिनाइड टू दैट, बट आई विल सी एट सम पॉइंट, इफ होता है तो पता चल जाएगा आपको, अगर होता है तो फिर हम पॉडकास्ट पार्ट 2 करेंगे guys। अब हम एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे। If you were to write a book that represents your life and journey, what would be its title be? ओके, आई विल से अगर बुक लिखनी ही है किसी को मेरी जीवनी पे, तो द टाइटल कैन बी द स्काई लाइन ऑफ एम्बिशंस। द स्काई लाइन ऑफ एम्बिशंस, बिकॉज हमेशा मुझ में वो हंगर है कि मुझे ये भी करना है, मेरी थाली में मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ करना है, कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो टाइटल कैन बी द स्काई लाइन ऑफ एम्बिशंस। अभी हमने बहुत सी बातें की, लॉ से रिलेटेड बातें की, आपकी फैमिली से रिलेटेड बातें की, मूड कोर्ट से रिलेटेड बातें की। अभी हम आते हैं एक चैलेंज के ऊपर। क्या चैलेंज देने वाली है? रैपिड फायर। तो चलो, क्या आप तैयार हैं रैपिड फायर के लिए? ऑल सेट, स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर। स्टार्ट। वर्किंग सोलो और इन अ टीम? इन अ टीम। टी और कॉफी? टी, मीठी। बुक्स और पॉडकास्ट? पॉडकास्ट। डिबेटिंग और पब्लिक स्पीकिंग? ट्रिकी वन, बट आई विल से इट्स पब्लिक स्पीकिंग। पावर और मनी? पावर। बीच और माउंटेन्स? बीच। स्ट्रीट फूड और फाइन डाइनिंग? स्ट्रीट फूड ऑब्वियसली। सनराइज और सनसेट? सनराइज। अर्ली बर्ड और नाइट आउट? अर्ली बर्ड। समर और विंटर? विंटर। कॉर्पोरेट और क्रिमिनल लॉ? क्रिमिनल लॉ। रीडिंग बेयर एक्ट्स और केस लॉ? रीडिंग केस लॉस। रीडिंग फिक्शनल्स और नॉन फिक्शनल्स? फिक्शनल्स। वन बिग विक्ट्री और स्मॉल लिटिल विंस? Small little wins, because that will lead you to one big victory. Win a tough case or get a prestigious scholarship? A tough case. Movie night or cafe date? Movie night. Partner who debates with you or partner who let you win? The partner who lets me win actually. Debate तो बहुत खेल लिया, अब जीतने में मजा है। अभी थैंक यू सो मच, आपने इतना प्रीसियस टाइम मुझे दिया, इस पॉडकास्ट को दिया। पहली ये शुरुआत थी मेरी पॉडकास्ट की, और मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ और कि आप मेरी शुरुआत बनी, मेरे पॉडकास्ट का शुरुआत बनी। और मैं ये मैनिफेस्ट करती हूँ कि आपकी और भी लाइफ में बहुत सी सक्सेस हो, आप सब कुछ अचीव करो, और मैं फिर से इसका पार्ट 2 बनाऊँ, मेरी पॉडकास्ट का पार्ट 2 बनो और आप बनो। Thank you so much. Thank you so much, Komal, for having me here as your first guest in your podcast series. I wish you all the very best. Keep shining and keep flying with smart colors. And कुछ अच्छा करो, सब अच्छा होगा, ठीक है?